हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कल आपकी क्लास 12th बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो एक क्विक रिवीजन वीडियो होगी। जिनकी कम तैयारी है या अभी तक बुक को हाथ नहीं लगाया हुआ, तो एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे। आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, बस इतना ही। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आते हैं। पार्ट बी में आपकी आती है फाइनेंस एंड मार्केट। कोशिश करेंगे पार्ट ए को एटलीस्ट जितने भी चैप्टर्स है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर आ जाता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? जैसे कि आप अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि मैनेजमेंट क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, काम ऐसे करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। कैसे अचीव हो सके? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या होती है? इसेंशियल होती है सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो स्मॉल है, बिग है, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, ईच एंड एवरीथिंग के लिए क्या होगी, आपकी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में हेल्प करती है। तीन चीज़ें याद रखिएगा, प्रोसेस है, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एम्स को अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये हेल्प करती है आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। ये हम मीनिंग में देख चुके हैं। सेकंड आ जाता है हमारा मैनेजमेंट इज परवेसिव। देखिए मैं बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि एक क्विक वीडियो रिकैप वीडियो है, तो आप जल्दी के रिवीजन होगा तो जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट इस पर वैसे मतलब रिक्वायर्ड है हर एक लेवल पे, चाहे वो टॉप है, मिडिल है, लोअर है, हर एक लेवल के लिए मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है। ये पीपल को मैनेज करती है, ऑपरेशंस को मैनेज करती है, वर्क को मैनेज करती है। उसके बाद मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अब किया छोड़ दिया, कंटिन्यूसली आपके साथ जाएगी। ग्रुप एक्टिविटी है, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, डायनामिक फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करके चलती है। उसके बाद इसके तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कराएं। ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी लाना, ग्रोथ लाना। तो ठीक है, हम सर्वाइव करना, प्रॉफिट अर्न करना, तो उनमें ही मैनेजमेंट हेल्प करती है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं कि ऐसे क्वालिटी गुड्स को सोसाइटी में देना, चीप रेट में देना, क्वालिटी अच्छी हो, इकोनॉमिक वेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो मैनेजमेंट का ये गोल रह जाता है। अगर मैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि हमने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऐसी सैलरी देनी है, ऐसी रेम्यूनरेशन देनी है ताकि उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। उनको प्रमोशन देना है, उनकी ट्रेनिंग देनी है, जो उनकी सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट क्या है? हमें हेल्प करती है गोल अचीव करने के लिए। ठीक है। मैनेजमेंट से क्या होती है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं। इट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। हमारा इन्वायरमेंट क्या है? डायनामिक है, चेंजेबल है। सो ऐसे इन्वायरमेंट में हमें सर्वाइव करने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट हेल्प करती है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ क्या करती है? हमें हमारे पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी अचीव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? मैनेजमेंट एज अ साइंस भी है, एज अ आर्ट भी है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो इसको क्या माना जाता है? एक ऐसी सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज माना जाता है जिसमें हम क्या, लॉजिक्स, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। प्रिंसिपल्स बने हुए होते हैं, प्रिंसिपल्स के बेस पे हम क्या करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। ये जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है या एप्लीकेबल होते हैं पूरे यूनिवर्सल लेवल पे होते हैं। बस साइंस में ये आता है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम क्या होता है, हम हमारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो इसमें क्या आ जाती है? थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाती है। ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशंस होती हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी इनहेंस होती है। ठीक है। और अगर आपको बिजनेस चलाना है ना तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एज अ साइंस ट्रीट कर लो, ऐसा नहीं है एज अ आर्ट ट्रीट कर लो, कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं आप लोग। अगर तीसरी चीज़ की बात करूँ, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? कितना, जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। ऐसे प्रोफेशन को करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? एक वेल डिफाइंड नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है। सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एसोसिएशन से आपने किसी वैलिड एसोसिएशन से, इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी नॉलेज ली हुई होती है। इसमें
कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना पड़ता है, सर्विस मोटिव होता है आपका। सो ठीक है, आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन भी होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, सेकेंड वन इज मिडल लेवल एंड द थर्ड वन इज सुपरवाइजरी बोल लें, लोअर बोल लें, ऑपरेशनल बोल लें, एज योर विश। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, आपके सीईओ आ जाते हैं, चेयरमैन आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करके चलते हैं, प्लान एंड पॉलिसीज बनाते हैं। मिडिल लेवल की बात करूं तो इसमें डिपार्टमेंटल हेड आ जाते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट का हेड कौन है, फाइनेंस मैनेजर कौन है, मार्केटिंग मैनेजर कौन है, ये सारी चीज़ें। ये क्या करते हैं, ये भी पॉलिसीज फॉर्म करते हैं, बट किसके लिए फॉर्म करते हैं, लोअर लेवल वालों के लिए फॉर्म करते हैं। ये और क्या करते हैं, रिक्रूटिंग का फंक्शन भी यही परफॉर्म करते हैं, मोटिवेट करते हैं पर्सन्स को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। थर्ड वन आ जाता है आपका सुपरवाइजरी, लोअर या फिर ऑपरेशनल लेवल, जिसमें आ जाते हैं आपके सुपरवाइजर, सुपरटेंडेंट, फोरमैन्स आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, लोअर लेवल को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करके चलते हैं, ताकि किसी भी तरह के कोई भी डिस्प्यूट्स, ग्रीवियंसेस अराइजेस ना हो। ठीक है, सब कॉपरेट मिलजुल कर काम करें। सो यही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग व्हाट इज प्लानिंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग, किसी भी काम को करने से पहले सोचना, कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, वेल डिसाइडेड होनी चाहिए, कौन सी चीज़, कौन सा काम, कौन सा पर्सन परफॉर्म करेगा, कहाँ पे करेगा। स्टाफिंग आ जाता है, रिक्रूटिंग करना, सिलेक्ट करना, एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना, भर्ती करना। डायरेक्टिंग आ जाता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना जो एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि उन्हें काम करने में कोई दिक्कत ना आ जाए। कंट्रोलिंग क्या आ जाता है कि चेक करते रहना कि हमने कौन से स्टैंडर्ड सेट किए थे, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, अगर उनमें किसी तरह का कोई डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो एक्शन लीजिए, उनको फुलफिल करिए। सो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। चलते हैं जल्दी से सेकेंड चैप्टर की तरफ। सेकेंड चैप्टर आपका आ जाता है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल क्या होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, जनरल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिनको फॉलो करके आप क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। रिक्वायर्ड होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं। प्रैक्टिसेस एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, फ्लेक्सिबल होंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इनकी इंपॉर्टेंस की बात कर लूँ, ये एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, मतलब थोड़ा आप फ्यूचर तक का देख सकते हो, आप पहले से प्लानिंग करके रखते हो, फ्यूचरिस्टिक इसका होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं आपको हेल्प करेंगे एक्टिविटीज़ को प्लान करने में। पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक वे में काम करती है, जिस तरह से किसी भी चीज़ की कोई भी वेस्ट होती नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक डिसीजंस लेने होते हैं हमने, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली वर्क करती है, ये रिसर्च करके चलती है, ट्रेनिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो मतलब कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करके चलती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल या फिर FW टेलर के द्वारा जो प्रिंसिपल दिए गए हैं। मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है, हेनरी फ्योल 15 प्रिंसिपल जस्ट इन 7 मिनट्स। तो ठीक है, ये मैं अब दोबारा यहाँ पे नहीं करवाने वाली हूँ, आप उस वीडियो को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साइंटिफिक वाले भी इस वीडियो में नहीं करवाऊंगी, करवानेंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बट दीज में इफेक्ट इन परफॉर्मेंस। मीनिंग में क्या बताया गया है कि बिजनेस में सिर्फ वही वाले फैक्टर इफेक्ट करते हैं जो बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल है, बट अकॉर्डिंग टू मी एनवायरनमेंट को आप दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करके चलो, एक इनसाइड एक आउटसाइड। इनसाइड का इन्वायरमेंट भी क्या करता है, इफेक्ट करके चलता है, आउटसाइड वाला भी इफेक्ट करके चलता है। इनसाइड वाले को आप कंट्रोल कर सकते हो, बट आउटसाइड वाले इन्वायरमेंट को, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो बिजनेस इन्वायरमेंट में ऐसे फोर्सेज, ऐसे फैक्टर, ऐसे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं या ऐसी इंस्टीट्यूशन आ जाती हैं जो आपके काम के ऊपर इफेक्ट करके चलती हैं, बट वो बिजनेस एंटरप्राइज की क्या होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। सो एक यहाँ पे टर्म यूज हुई है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, रेफर टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है कि हमें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, ताकि हमें समझ आ सके हमने प्लानिंग किस बेसिस पे करनी है। उसके बाद आ जाता है फीचर्स। फीचर्स में आ जाता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। अगेन उन्होंने बोला हुआ है कि इन्वायरमेंट में कौन सी फोर्सेस कवर होंगी, विच आर एक्सटर्नल, आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, वो वाली। और स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ द फोर्सेस, स्पेसिफिक वाली भी, जनरल वाली भी। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो डायरेक्टली, specific forces affect business enterprises directly and immediately to their day-to-day working.
स्पेसिफिक वो हो गई जो इन्होंने बोला है, जो डेली बेसिस पे क्या करती हैं, इफेक्ट करके चलती हैं, ठीक है, वो वाली भी इसमें काउंट होंगी। इंटर रिलेशन ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। भी जो हमारा बिजनेस का इन्वायरमेंट है या फिर जो भी हमारे वर्किंग का इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, सो इफेक्ट तो होगा ही। अनसर्टेनिटी है, इन्वायरमेंट है अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। सो हमें हमारी प्लानिंग इस तरह से करनी है, हमें सारी चीज़ों को फ्लेक्सिबल इस तरह से रखना है कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो तो उसमें हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इतना इफेक्ट ना पड़े। अगेन इन्वायरमेंट हमारा डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके बिजनेस के लिए ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे आप एडवांटेजेस फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में आप क्या करोगे, स्टडी करोगे कि इन्वायरमेंट में चल के आ रहा है, तो इससे आपको जानने को मिलेगा ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, या फिर ऐसे कौन से थ्रेट हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, एक वार्निंग सिग्नल का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी में आपको अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ताकि आप क्या कर सको, अपने बिजनेस के वर्क को इफेक्ट ना करो, वो स्मूथली वर्क करता चले, ठीक है। ये आपको हेल्प करके चलता है कि जो भी रैपिड चेंजेस होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपने खुद को एडजस्ट कैसे करना है, अडेप्ट कैसे करना है, ठीक है। ये आपकी परफॉर्मेंस में क्या लाता है, इंप्रूवमेंट ला के चलता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो ठीक है, ऐसे कौन कौन से डायमेंशंस है बिजनेस इन्वायरमेंट की जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करके चलती हैं। फर्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जब भी मैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करूँगी उसमें क्या आ जाता है, आपकी पूरी इकॉनमी आ जाती है, जीडीपी आ जाती है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब ये हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करती है, अभी सोचिए, अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज हो गई है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, लोगों की डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारे बिजनेस का भी फायदा होगा। तो हमें ऐसी चीज़ें, हमें हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना है, इकॉनमी से रिलेट भी करना है कि इकॉनमी में प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का, ये सारी चीज़ों का क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सोशल इन्वायरमेंट। भी सोशल में क्या आ जाता है, आपके कस्टम्स आ जाते हैं, ट्रेडिशंस आ जाते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा लोग किस ट्रेडिशन के हैं, किस कस्टम के हैं, उनको कौन सी चीज़ें पसंद है, तब तक तो आप अपना बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो ये आपको क्या हेल्प करता है, आपकी सोसाइटी के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है आपका लीगल इन्वायरमेंट। एक सेकंड, जस्ट ये तो रह गया हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स। भी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट बिजनेस के रिगार्डिंग क्या सोचती है, कौन सी पॉलिसीज बनाती है सोसाइटीज़ के बारे में, ठीक है। या गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से नए अभियान शुरू किए हुए हैं, मूवमेंट शुरू किए हुए हैं जिनका हमारी बिजनेस में असर हो सकता है। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी क्या करता है, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करके चलता है। और फिर आ जाता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। भी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आपको लॉज तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। सो हमारे लीगली इन्वायरमेंट कैसा है, कोई नया लॉ बन रहा है, कोई नया कानून पास हो रहा है, कोई नया डिसीजन लिया जा रहा है, कोई नया ऑर्डर निकाला जा रहा है, उन सारी चीज़ों का हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ रहा है, तो लीगल इन्वायरमेंट भी हमें इफेक्ट करके चलता है। टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट चीज़। फिर टेक्नोलॉजी क्या है, चेंज होती रहती है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा चेंज होती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, आप अभी भी पुराने चले जा रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करके चलता है किसी भी बिजनेस को। सो डायमेंशन 5 आ जाती हैं आपकी, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। एक सेकेंड, इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये तो आपने अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पढ़ी होगी। 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने 3 चीज़ें दी हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या आता है, आपको लाइसेंस वाला जो सिस्टम था उसमें उसको हटा दिया गया था। पहले आपको कोई भी काम करने के लिए क्या लाइसेंस लेना पड़ता था, उस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन में क्या आ जाता है, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्हांस किया गया है, ठीक है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ग्लोबलाइजेशन में क्या आ जाता है, आपकी पूरी कंट्री को पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ने की कोशिश करी गई है, ठीक है। उससे ट्रेड इंक्रीज हुआ है, फ्री ट्रेड विदाउट एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इस चैप्टर में हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बस देख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, चलिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्लानिंग आ जाता है। इसके ऊपर मैं 5 मिनट की एक सीरीज है उसमें वीडियो डाल चुकी हूँ, 5 मिनट में ये पूरा चैप्टर करवाया हुआ है प्लानिंग। तो अगेन मैं इसमें भी नहीं करवाऊँगी इसको, इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, 2 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो डाली है। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट हमारा 5th चैप्टर आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक छोड़ा है, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, रात तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। फिलहाल 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज एन आइडेंटिफाइंग एंड grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of specific goals of organization। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमें ऐसी जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको एक साथ लेकर आना है, चाहे वो फिजिकल नेचर की हैं, फाइनेंशियली हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, हर चीज़ को टुगेदर लेकर आना है ताकि हम क्या कर सकें, प्रोडक्टिव रिलेशंस इन्हांस कर सकें, ताकि हमारे गोल्स क्या हो सकें, ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो सकें। ठीक है। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शंस, रॉ मटेरियल एंड मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल्स। सो ऑर्गेनाइजिंग को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि इनमें आपको क्या करना है, ऑर्डरली हर चीज़ को अरेंज करना पड़ता है कि हर चीज़ की एक जगह होती है, रिसोर्सेज को उनकी जगह पर, ह्यूमंस को उनकी जगह पर। तो ऐसे अगर आप अरेंज करके रखोगे ना, ऑर्गेनाइज करके रखोगे, आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या आ जाती है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई करिए कौन सा काम है, फिर उसको डिवाइड करके चलिए। हर इंसान को बता दीजिए कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। अगर इंसान को पता होगा तो आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। ठीक है। वो इंसान एक काम रोज रोज परफॉर्म करेगा तो वो स्पेशलाइज भी हो जाएगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या जाता है? आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन वन डिपार्टमेंट। काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद देखिए जो सेम नेचर की हैं, छोटे छोटे नेचर की हैं, सेम नेचर की हैं, सेम नेचर वाली को एक डिपार्टमेंट में ले आइए, तो फिर आपकी सिरदर्दी और थोड़ी कम हो जाती है। असाइनिंग द ड्यूटीज़। ठीक है। लोगों को उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम को क्या करिए, असाइन करिए। उसके बाद उनमें इस सारी चीज़ें करने में क्या होगा, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होगा। ठीक है। अच्छा रिलेशन क्रिएट होगा तो सभी मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे तो आपकी जो क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से चलती रहेगी, स्मूथली वर्क करेगी। इंपॉर्टेंस क्या जाती है ऑर्गेनाइजेशन की? बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन भी मैंने पहले ही पॉइंट में बोल दिया है। वैसे हेनरी फोर्ड का प्रिंसिपल भी है कि अगर आप काम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, बता दोगे कि आपने यही काम करना है, तो आप भी एक काम रोज रोज करोगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे भी। ठीक है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अभी भी आप किसी तरह का कोई ग्रीवियंसेस, किसी तरह के कोई डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होंगे, क्लैरिटी होगी किस बंदे ने कौन सा काम करना है। रिसोर्सेज की वेस्ट नहीं होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी। अगर कोई चेंज आया तो आप जल्दी उसको हैंडल आउट कर सकते हो। इस तरह से आपको क्या होता है, ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें आ जाती हैं, अथॉरिटी आ जाती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की। सभी चीज़ों को ऐसे फ्रेम करके चलना है ताकि काम करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है। ये आ जाता है। सो भी इन्होंने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2 टाइप्स का होता है, वन इज फंक्शनल, सेकंड वन इज अ डिविजनल। फंक्शनल में क्या जाता है? व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस ऑन और द जॉब, देन इट्स कॉल्ड अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब आप क्या करते हो किसी भी चीज़ों की, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या आता है? ग्रुपिंग करना ना एक्टिविटीज़ की। कि अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो एक्टिविटीज़ की, कंसिडर क्या कर रहे हो, उनके फंक्शंस को कंसिडर कर रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। वेरी ईजी। उसके बाद आ जाता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर अरेंज्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। डिवीजन करना, डिस्ट्रीब्यूट करके चलना। फिर सेम वही चीज़ें कि अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आप एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो सिमिलर नेचर वाले हैं उनके एक ग्रुप बना दो, एक डिपार्टमेंट बना दो, आपको चीज़ें को हैंडल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। रुकिएगा एक सेकेंड के लिए। उसके बाद आ जाता है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी। फॉर्मल क्या होता है? जिसमें रूल्स रेगुलेशन बने हुए होते हैं, हर चीज़ की, हर इंडिविजुअल की एक जॉब पोजीशन सेट होती है, आप उसी पे काम करते हैं। कोई ज़्यादा फ्रेंडली आप रिलेशंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं। बट इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या आ जाता है आपका, आप क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशन असाइन होती हैं, आप फ्रेंडली ग्रुप्स भी, रिलेशन भी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है। बिजनेस में इनफॉर्मली थोड़ा सा वर्क करते हैं, चिट चैट होती रहती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका, रुकिएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स, वेट, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर असाइंड लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलॉन कैन नॉट परफॉर्म इट। भी डेलीगेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र करना। ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे देखा, एक इंसान को सिर पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो अकेला तो नहीं कर सकता है,
तो वो क्या करता है, अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देता है अपने बर्डन को थोड़ा सा डिक्रीज़ करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो एक सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट में थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे सकता है, ये काम आप करें, ये काम आप करें। डेलीगेशन मीन्स अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना, वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है देखो, अभी अभी डेलीगेशन करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, तो हम उसमें 3 चीज़ों को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड वन इज़ अथॉरिटी, थर्ड वन इज़ अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप जिम्मेवारी दे रहे हो, अगर कुछ गलत हुआ तो आपसे ही वो चीज़ का क्या होगा, हर्जाना लिया जाएगा, इसमें ये आ जाता है। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये काम ड्यूटी आपकी है, आपने परफॉर्म करनी है। अथॉरिटी मतलब आप पावर भी दे देते हो, डिसीजन भी ले सकते हो भी, तो इतनी तेरे को पावर है। अकाउंटेबिलिटी मतलब पूरी जिम्मेवारी आपके सिर पे आ जाती है। ठीक है, टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉयज और सबॉर्डिनेट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन एक्सपेक्टेड मैनर। अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड भी, अगर कुछ गलत हुआ आंसरेबल तू होगा, अगर कुछ ऐसा लापरवाही होगी तो आंसर तुझे देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाती है, आप जवाबदेही भी आपको देनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें, और हम करेंगे देख लीजिए डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मैनेजमेंट इफेक्टिवली वर्क करती है, काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एम्प्लॉयज़ में भी क्या आती है, ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट होती है, उनमें मोटिवेशन होती है कि उनको भी पावर दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तो होती है इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, अगेन इसको हेनरी फैल के प्रिंसिपल में भी किया था, एक बार फिर से देख लीजिए। सेंट्रलाइजेशन पावर कुछ हाथ में होती है, डिसेंट्रलाइजेशन पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है छोटे छोटे पोर्शंस में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, अकेले एक से काम कुछ नहीं चल सकता है। और इसमें और क्या आ जाता है, बस यही। ठीक है, कुछ नहीं है, 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल आ जाता है, फंक्शनल आ जाता है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुए हो गया। डेलीगेशन का कंसेप्ट भी देख लिया है हमने, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी देख लिया। चलिए ये चैप्टर भी हमारा हो गया। भाई हमारा 6 चैप्टर आ जाता है, हमारा 6 चैप्टर आ जाता है हमारा स्टाफिंग। ठीक है, इसके बाद 2 ही चैप्टर और बचे हैं, पार्ट 1 कंप्लीट होने वाला है। चलिए स्टाफिंग में क्या आप क्या देखते हैं, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। भी देखिए काम करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज तो चाहिए, उनके बारे में प्लानिंग करना, उनकी भर्ती करना, उनको सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग करना, कंपनसेशन देना, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे काउंट हो जाएंगी, स्टाफिंग में काउंट हो जाएंगी। सो ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस क्या आ जाते हैं, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। भी आप लोगों को भर्ती करते हो, देखते हो कॉम्पिटेंट कौन सा है, उसको जॉब देते हो। प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, एक किसी भी जॉब के लिए राइट कौन सा पर्सन है, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन नॉलेज के अकॉर्डिंग देखते हो। एंटरप्राइज की क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, आपको compete करने में भी क्या होती है, इस सारी चीज़ों में हेल्पफुल होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, भी इफेक्टिवनेस आती है, सारे फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सो स्टाफिंग को अगर मैं HRM के साथ जोड़ के चलूँ, HRM क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस का ही एक पार्ट है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी मैनेजमेंट तो चल ही नहीं सकती। सो ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इसमें कंसिडर होंगी कि उसके पास कितनी नॉलेज है, स्किल है, क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, उसके बेसिस पे तो क्या होगा, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। सो ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग एक छोटा सा पार्ट है, यू कैन से इट। स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, आपको कितनी मैन पावर चाहिए, कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, इसका पहले अंदाजा लगाइए। अगर आपको पता नहीं है 1 चाहिए 4 चाहिए, तब तक तो आप रिक्रूट ही नहीं कर सकते हो। उसके बाद पता लगा लिया ना कितने चाहिए, उसके बाद रिक्रूट भर्ती करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिर जो इतनी सारी एप्लीकेशंस आई हैं लोगों की, उनमें से आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड है, इंटरव्यू लो, रिटन एग्जाम लो, प्रैक्टिकल कुछ करवा के देखो, वो आपके ऊपर है। ये सारी चीज़ें, टेस्ट लेना है टेस्ट ले लो। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद उनको प्लेसमेंट दो, प्लेसमेंट देने के बाद आप उनको ट्रेनिंग करो, क्योंकि ट्रेनिंग काम के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, उनकी जो करंट नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ होती रहती है। सो ये भी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट होती हैं। और यही 5 स्टेप थे आपके स्टाफिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स। ठीक है, स्टाफिंग की जो आस्पेक्ट बोले, एलिमेंट बोले, 3 आते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सो रिक्रूटमेंट में आ जाता है, रिक्रूटमेंट मीन्स अट्रैक्ट करना मोर कैंडिडेट्स, ताकि वो जो आपकी वैकेंट सीट्स हैं उनके लिए अप्लाई करें। ठीक है, भर्ती करनी है। इसमें आप इंटरनली भी कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आ जाता है आपका, रुकिए ज़रा, सिलेक्शन। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
रिक्रूट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे, इतनी सारी जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं उनमें से सिलेक्ट करेंगे भी सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट कौन रहेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो, पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हो, ट्रेड टेस्ट ले सकते हो, इंटरेस्ट टेस्ट ले सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, उनका बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये आ जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। भी अगर काम करने के लिए आपको लगता है कुछ और नॉलेज रिक्वायर्ड है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दो, ट्रेन करो, इनसे उनसे उनकी क्या होगी, करंट नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो सीखने में कम टाइम जाएगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी, एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा, काम करने में हेल्प होगी, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं, ठीक है, मैन पावर की नीड को मैनेज किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में आपकी कवर हो जाएंगी। मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब काम करते करते साथ साथ आपको ट्रेनिंग दे जाइए, काम थोड़ी देर रोक लो, उसके बाद आप ऑफ द जॉब मतलब काम के अलावा आप थोड़ा टाइम दे रहे हो ट्रेनिंग के लिए, वो सारी चीज़ें आप सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और चलिए ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। पार्ट 1 कंप्लीट होने में 2 ही चैप्टर बचे हैं। ये है हमारा चैप्टर 7, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। काम करने वाले लोगों को गाइडलाइंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, आपने कौन सा काम करना है, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके डायरेक्शन में आ जाती हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन ही अच्छी नहीं दोगे तो आपके गोल्स कैसे अचीव होंगे बिजनेस के। सो ठीक है, डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन। इनिशिएटिव एक्शन मतलब कोई नया पर्सन काम करने आया है, अगर वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा है तो आप उसकी हेल्प करो ना, आप उसको जाकर गाइड करो, इंस्ट्रक्शन दोगे कौन सा काम करना है, काम कर स्टार्ट करने में क्या होगा, ईजीनेस होगी। कंटिन्यूस फंक्शन है भी, ऐसा नहीं है एक बार डायरेक्शन दे दी उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंटिन्यूसली आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ईच एंड एवरी लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये कैसे फ्लो करती है, टॉप टू बॉटम, टॉप वाले मिडिल को देंगे, मिडिल वाले लोअर को देंगे, ऐसे, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट इसमें होता ही होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है ये आपकी। उसके बाद ये सारे एम्प्लॉयज़ को इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो इंटीग्रेट इकट्ठा करके चलती है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन भी मोटिवेशन रहेगा इसमें आपको। अगर आपको क्या करोगे, आप उनके ऊपर थोपोगे, ऑर्डर्स दोगे, ऐसे ये नहीं वो करना, प्यार से करवाओगे, इंस्ट्रक्शंस देके सारा काम होगा। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस बनी रहती है। अगर कोई चेंज आता है उसको भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ठीक है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज वाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकेंड, ठीक है। सुपरविजन में आपके क्या आ जाता है, आप मॉनिटर करते हो, चेक करते हो, गाइड, पहले आप गाइड करते हो, फिर आप चेक करते हो, ऑब्जर्व करते हो सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कीवर्ड याद रखनी है, अभी इंस्ट्रक्शंस होगी, गाइडिंग होगी। हाँ, उसके बाद मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशन क्या होता है, विल टू डू अ वर्क, ठीक है। जब तक आप अपने आप से सेट मोटिवेटेड नहीं हो, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। किसी भी काम को करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, मोटिवेशन ज़रूर होनी चाहिए। मोटिवेशन आपको कैसे भी हो सकती है, आपका कोई ड्रीम हो सकता है, आपको पैसे के थ्रू से मोटिवेशन दी जा सकती है, ठीक है। आपको आपकी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करके आप मोटिवेट हो सकते हो। इसमें आ जाती है आपकी मास्लो की एक नीड हायरार्की थ्योरी आ जाती है। सो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या होता है, नीड और द डिज़ायर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। जब तक आपकी नीड्स फुलफ़िल नहीं होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ नीड्स आ जाती हैं। चलिए, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी हमें 5 नीड्स के बारे में बताती है। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, एस्टीम नीड, सोशल नीड, एफिलिएशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अगर हम इन 5 नीड्स के ऊपर वर्क करेंगे, आपकी ये 5 नीड्स फुलफिल होंगी तो आप क्या हो सकते हैं, आप मोटिवेटेड रहोगे। उसके बाद आप फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हो, ठीक है, कमीशन दे सकते हो, आप उनको प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, बोनस दे सकते हो, ताकि वो क्या करें, मोटिवेटेड फील करें। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स में क्या जाता है, रिस्पेक्ट दो, रिकग्निशन दो एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा रखो, जॉब सिक्योरिटी दो, ये एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन ज़्यादा करवाओ। ये सारी चीज़ें किस में काउंट होंगी, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव में काउंट होंगी, जो क्या हेल्प करती हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में हेल्प करती है। लीडरशिप क्या आ जाता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक गोल। लीडरशिप करना, लीडर की तरह काम करना, लोगों को गाइड करना कि आप अपने गोल्स को कैसे क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। इसके भी 3 स्टाइल हैं, अथॉरिटेटिव है, डेमोक्रेटिव है, लेजिस्फेयर है, ठीक है।
एक सेकेंड, उसके बाद कम्युनिकेशन आ जाता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को, मैसेजेस को क्या करते हो, एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करते हो। फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में आप क्या करते हो, एक ऑफिशियल प्लेसेस पे होते हो तो आपको एक चेन होती है कम्युनिकेशन की, उसको फॉलो करना पड़ता है। इनफॉर्मल में आप ग्रे बाय मतलब आप किसी से भी जाकर उठ के बात कर रहे हो, किसी तरह भी कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हो। उसके बाद कम्युनिकेशन के बैरियर आ जाते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, सिंबल्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस हो सकती हैं। अगर मैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करूँ तो इसमें प्री मैच्योर इवोल्यूशन आ जाता है, लॉस बाय पुअर रिटेंशन आ जाता है, लैक ऑफ अटेंशन आ जाता है, डिस्ट्रस्ट का मैटर आ जाता है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स की बात करूँ तो उसमें आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज इफेक्ट करती हैं कम्युनिकेट करने में, स्टेटस डिफरेंस आ जाता है, रूल्स रेगुलेशन आ जाती हैं जो आपके कम्युनिकेशन को ब्रेक करने की कोशिश करती हैं। पर्सनल बैरियर्स आ जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, फेयर ऑफ अथॉरिटी होता है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स होता है, या फिर आप चाहते ही नहीं हो किसी से बात करना, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना है तो आप क्या करोगे? प्रॉपर लैंग्वेज का, प्रॉपर फीडबैक का, फॉलोअप का, गुड लिसनर बनना होगा, ओपन माइंड रखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें काउंट हो जाएंगी। सो ये चैप्टर भी आपका क्या हो चुका है? कवर हो चुका है। चलिए चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ। ये हमारे पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है। तो ये एक वीडियो में जो मैक्स कितने की होगी, 35 मिनट से अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मोर देन नहीं होगी। 35 मिनट में आप अपने 8 चैप्टर कवर कर रहे हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग को आप ऐसे नहीं ले सकते कि मुझे किसी चीज़ पे काबू पाना है, ये कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस चेक करना कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और प्लान परफॉर्मेंस है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। जो आपने प्लान किया था, जो आप एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हो उसके बीच में डिफरेंस क्या है। जो उसके बीच में जो डेरिवेशंस आती हैं, सॉरी डेरिवेशन नहीं, डेविएशंस आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, उनको कम करने की कोशिश करना। ये किसका पार्ट हो जाता है? आपके कंट्रोलिंग का पार्ट हो जाता है। ये आपके मैनेजरियल फंक्शंस का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। सो कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करके चलता है कि आपका वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है या नहीं, आप अपने प्लान को कंफर्म कर रहे हो या नहीं, एक्चुअल आउटपुट आपके प्लान वाले को मीट अप कर रही है या नहीं। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में क्या आ जाता है? कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑब्वियस गोल ओरिएंटेड ही है। अगर कोई इसी तरह की प्लान और एक्चुअल वाले में कमी आ रही है, उस कमी को फुलफिल करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली ये आपके गोल की तरफ एक और स्टेप लेने की होता है ज़रूरत। ये प्रोग्रेसिव फंक्शन है, रिक्वायर्ड है टॉप मिडल ऑपरेशन हर लेवल पे। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। भी आप पीछे देखोगे क्या हुआ था, उसके हिसाब से ही आप आगे क्या सोच के चलोगे। तो ये बोथ है, पीछे का भी सोचता है, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, प्रेजेंट का, सब चीज़ों का ये सोच के चलता है। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है? हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगेन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके मुताबिक काम चल रहा है या नहीं, उसकी एक्यूरेसी सेट करके चलते हैं। रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से होता है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, ठीक है, ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन रहते हैं, कोऑर्डिनेशन तालमेल बना हुआ रहता है। उसके बाद आ जाता है हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं। कंट्रोलिंग का प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रोसेसेस हर चीज़ की अच्छे से करके जाइएगा, चाहे वो प्लानिंग की हो, ऑर्गेनाइजेशन की हो, कंट्रोलिंग की हो, हर चीज़ की, स्टाफिंग की प्रोसेस, हर चीज़ की प्रोसेस को अच्छे से करके जाइएगा। कंट्रोलिंग प्रोसेस आ जाता है सेटअप ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले आ जाता है आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, टारगेट सेट करते हो कि आपने पहुँचना कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। कि आपने आपका सबका एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, तो आपने पहुंचना कहाँ तक है। आप सबसे पहले क्या करते हो? स्टैंडर्ड सेट करते हो। मेजर ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर सेटिंग द स्टैंडर्ड, द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। वर्कर्स ने, एम्प्लॉयज ने एक्चुअली में वर्क कितना डन किया हुआ है, उसको आप क्या करते हो? इवैल्यूएट करके चलते हो, चेक करके चलते हो, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है कंपेयर करते हो। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उनको क्या करते हो? कंपेयर करके चलते हो। अगर किसी तरह की डेविएशन आ जाती है, उसको आप फोर्थ पॉइंट में क्या करते हो? एनालाइज करके चलते हो, ठीक है, चेक करके चलते हो। वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। उसके बाद पता चल गया ना जो कमी है, फिर आप क्या करोगे? करेक्टिव एक्शंस लोगे, प्रॉपरली एक्शंस लोगे उन कमियों को दूर करने के लिए। उसके बाद कंट्रोलिंग में फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंट्रोलिंग में नहीं, किसी भी चीज़ में फीडबैक होना बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? ज़रूरी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए यहाँ पर हमारा 8 चैप्टर कवर होते हैं 32-33 मिनट में, हार्डली। पार्ट 1 कंप्लीट है। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप एक लाइक करेंगे,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।